नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो है ठोस अवस्था के पार्ट नंबर 3 के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। ठोस अवस्था के पार्ट नंबर 3 में हमने जो है पार्ट नंबर 2 में इसके बारे में आपको बताया था कि जब हम लोग ठोस अवस्था के पार्ट नंबर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम लोग 7 क्रिस्टल समूहों के बारे में अध्ययन करेंगे। 7 क्रिस्टल समूहों के बाद इसके बाद हम लोग जो है एकक कोष्ठिका के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने ठोस अवस्था के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पड़ी वीडियो को आप देख करके वहां पर आप समझ सकते हैं। तो 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह होते हैं। देखिए 7 प्रकार के क्रिस्टल समूहों से बहुविकल्पी में जो है बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आते हैं, इसीलिए आप इन्हें एक बार जरूर अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो 7 क्रिस्टल समूहों में सबसे पहले होता है घनी, दूसरा होता है द्विसमलंबाश या चतुष्कोणी, तीसरा होता है विषम लंबाच, चौथा होता है एक नताच, पांचवा होता है त्रिनचात, छठवां होता है षटकोणी और सातवां होता है त्रिसमताश या त्रिकोणी। सबसे पहले हम लोग प्रत्येक के बारे में, इनकी भुजाओं के बारे में, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको पैरामीटर्स के बारे में अध्ययन कराया था तथा पैरामीटर्स के साथ साथ उसमें हमने अच्छी लक्षण और अंतरा अच्छी कोणीय लक्षण के बारे में बताया था। तो सबसे पहले घनी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। घनी क्या होते हैं? देखिए इसमें अच्छी दूरियां समान होती हैं, यानी प्रत्येक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? समान होती हैं। इसमें अच्छी दूरियां समान होती हैं एवं एक दूसरे के ये क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इसमें जो अच्छी दूरियां होती हैं वो एकदम क्या होती हैं? समान होती हैं, अर्थात इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? समान होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो जब तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं तो इसे अच्छी लक्षण कहते हैं, ए बराबर बी बराबर सी। और उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड KCl, CaF2, जिंक सल्फाइड Pb, Hg, Au, Cu आदि इनके प्रमुख उदाहरण होते हैं। तो आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि घनीय क्रिस्टल जालक है, एक संबंध ये दे देगा, दूसरा संबंध ये दे देगा, तीसरा संबंध आपका जो है ये दे देगा, ठीक है, चौथा संबंध आपका ये दे देगा। तो इनमें से कौन सा आपका संबंध होता है वही संबंध आपका एग्जाम्पल में उत्तर होगा। ठीक है, तो ये हो गया ए बराबर बी बराबर सी। और अंतरा कोणी अच्छी कोण के बीच में जो उनमें डिफरेंस होता है, अल्फा भी 90 डिग्री का होता है, बीटा भी 90 डिग्री का होता है और गामा भी, यानी प्रत्येक कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्विसमलंबाश अथवा चतुष्कोणी। द्विसमलंबाश अथवा चतुष्कोणी नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दो भुजाएं जो होती हैं वह 90 डिग्री की होती हैं। ठीक है, दो भुजाएं 90 डिग्री की होती हैं। तो इसमें कहा है इसमें दो तंत्र समान होते हैं। दो तंत्र समान का तात्पर्य होता है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं एवं एक तंत्र असमान होता है और एक तंत्र जो होते हैं इसमें थोड़ा सा अलग होते हैं, जबकि अच्छी कोण समान होते हैं। अच्छी कोण का मतलब होता है अल्फा, बीटा और गामा। प्रत्येक में अल्फा, बीटा और गामा का मान समान होता है। तो जबकि अच्छी लक्षण दो समान है। देखिए ए और बी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो हमने लिखा ए इक्वल टू बी इक्वल नॉट सी, यानी ए और बी आपस में बराबर है लेकिन सी उसके बराबर नहीं है। जबकि कोणों की बात करें तो आप कोणों में देख लेंगे तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे SN हो गया, SnO2 हो गया, TiO2 टेलुरिनियम ऑक्साइड भी होते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम लंबाच के बारे में। विषम लंबाच जो है टॉपिक से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होंगी। जब तीनों भुजाएं समान नहीं होंगी तो कोण भी देख लेते हैं, क्या कोण तीनों समान हो सकते हैं? हाँ, विषम लंबाच में तीन भुजाएं समान तो नहीं होती हैं परंतु इनके तीनों कोण समान होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इनके तीनों कोण हर हाल में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इसमें लिखा है इसमें तीनों अक्ष की दूरियां असमान होती हैं एवं आबंध कोण समान 90 डिग्री के होते हैं। तीनों अक्ष की दूरियां जो है यानी अच्छी लक्षण में देखिए A = B = C, यानी तीनों
भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन कोणीय लक्षण की बात करें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तीनों आपके कितने डिग्री के हो रहे हैं? 90 डिग्री के हो रहे हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो बेरियम सल्फेट हो गया, लेड कार्बोनेट हो गया, PbCO3 हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, और पोटेशियम सल्फेट हो गया, और कॉपर सल्फाइट हो गया। ठीक है, तो ये इसके क्या होते हैं? प्रमुख उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चौथे के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको बोलते हैं एक नताज। अब देखिए एक नताज का यहाँ पे चित्र बना है, भुजा A बराबर B बराबर C, जो भी है भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें तीनों अक्षों की दूरियां क्या होती हैं? असमान होती हैं। इसमें तीनों अक्ष A B C ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। दो अक्षीय कोण 90 डिग्री के होंगे। दो अक्षीय कोण जो होते हैं वह 90 डिग्री के होते हैं, और एक अक्षीय कोण 90 से भिन्न होता है। इन्हें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें दो दूरियां जो होती हैं, तीनों दूरियां बराबर नहीं होती हैं, जबकि दो कोण 90 डिग्री के होते हैं, और एक कोण जो होता है 90 से अलग होता है। ठीक है, तो अच्छी लक्षण की बात करें अल्फा, यानी कह सकते हैं A बराबर B नहीं होता है, बराबर C भी नहीं होता है, ये तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं। जबकि कोणीय लक्षण की बात करें तो अल्फा और गामा यानी दो कोण 90 डिग्री के होते हैं, जबकि बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे CuSO4 इंटू 2H2O हो गया, Na2SO4 इंटू 10H2O हो गया, बोरेक्स हो गया Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये होता है एक नताज। इसके बाद पांचवा हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं त्रिनताज। त्रिनताज, इसमें तीनों अक्ष असमान होते हैं, यानी तीनों भुजाएं समान नहीं होती। देखिए एक नताज और त्रिनताज, नाम से ही आप जान लीजिएगा कि इन दोनों की तीनों भुजाएं समान नहीं होती है। हर हाल में इनकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती है। जब इनकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती है तो कोण की बात करें, एक नताज में दो कोण 90 डिग्री के होते हैं, जबकि त्रिनताज में तीनों कोण 90 डिग्री से भिन्न होते हैं, असमान होते हैं हम कह सकते हैं। तो इसमें तीनों अक्ष असमान होते हैं एवं तीनों कोण भी क्या होते हैं? असमान होते हैं। अल्फा इक्वल नॉट बीटा इक्वल नॉट गामा, यानी तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं, और ये तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। अच्छी लक्षण की बात करें A इक्वल नॉट B इक्वल नॉट C, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। षटकोणी की बात करें, देखिए षटकोणी का यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, षटकोणी यही है जिसमें दो भुजाएं A और B बराबर हैं, C बराबर नहीं। तो इसमें दो अक्ष समान होते हैं, परंतु तीसरा अक्ष असमान होता है। इसमें दो कोण 90 डिग्री के और एक कोण 120 डिग्री का होता है। ठीक है, देखिए दो भुजाएं बराबर हैं, A बराबर B, A बराबर B है, तो दो भुजाएं बराबर हैं, लेकिन तीसरी भुजा इसके बराबर नहीं होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो होता है, इसमें दो कोण हैं, दो कोण 90 डिग्री के होते हैं, एक कोण 120 डिग्री के। त्रिनताज के उदाहरण है CuSO4 इंटू 5H2O, नीला थोथा इसको बोलते हैं। ठीक है, CuSO4 इंटू 5H2O, यह 3BO3 हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 हो गया। ये हो गए इसके एग्जाम्पल हो गए। अब षटकोणी के एग्जाम्पल HGS हो गया, HGI हो गया, जिंक हो गया, CD हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, CDS हो गया, और Mg हो गया। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। और इसके बाद आखिरी हम लोग पढ़ेंगे त्रिसमताज। त्रिसमताज या त्रिकोणी, त्रिसमताज या त्रिकोणी, इसमें तीन अक्ष समान होते हैं। देखिए इसमें तीन अक्ष क्या है? समान है, परंतु सभी के कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं। तीन अंश समान है, A B C तीनों एक दूसरे के बराबर है, A B C तीनों एक दूसरे के बराबर है, यानी अच्छी आबंध देखें या लक्षण देखें, A बराबर B बराबर C, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर है। परंतु कोण की बात करें, अल्फा इक्वल बीटा और गामा तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, 90 डिग्री नहीं होंगे। जैसे क्वार्टर हो गया, पत्थर हो गए, सोडियम नाइट्रेट हो गया, HGS हो गया, आदि हो गया। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा है 7 क्रिस्टल समूहों के बारे में। इसके बाद जो है हम लोग एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ेंगे। एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की सहभागिता के बारे में पढ़ेंगे और प्रभावी कणों की संख्या के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो आपने जो है इसके पहले
7 क्रिस्टल समूहों के बारे में नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग जो है एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो में ही आपको बताया था कि एकक कोष्ठिकाएं कुल 4 प्रकार की होती हैं। तो 4 प्रकार की एकक कोष्ठिका के बारे में हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो हमने लिख दिया है एकक कोष्ठिका के प्रकार, कितनी प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका, जिसे हम लोग SCC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे SCC कहते हैं। तो आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका क्या होती है, उसके पहले देखिए आपको हमने यहाँ पे लिख दिया है एकक कोष्ठिका मुख्य रूप से कुल 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला है SCC या सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। हम लोग कहते हैं ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित होते हैं और कहीं जालक बिंदु उपस्थित नहीं होते हैं। जालक बिंदु के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया है, वहां पर आप देखिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसी एकक कोष्ठिका या इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण जालक बिंदु के कोष्ठिका के केवल कोने पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोने पर केवल कण उपस्थित हैं। ठीक है, कोने पर केवल कण उपस्थित हैं, कोने पर। तो कोने पर कुल टोटल कितने कण उपस्थित हैं ये आप ध्यान में रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोने पर कुल टोटल कणों की संख्या कितनी है, 8। मतलब ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक जालक बिंदु या अवयवी कण उपस्थित होते हैं, ऐसी एकक कोष्ठिका को SCC आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे BCC अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने के अतिरिक्त उसके सेंटर यानी केंद्र में भी पाए जाते हैं। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण उसके प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त उसके एक केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, ऐसी एकक कोष्ठिका को हम क्या कहते हैं, BCC यानी अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित है, यानी कोने पर कितने कण हैं, कोने पर टोटल हम कह सकते हैं कि यहाँ कोने पर कणों की संख्या जो है, कोने पर कणों की संख्या 8 है और केंद्र में कणों की संख्या कितनी है, 1 है। तो हम कह सकते हैं ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक जालक बिंदु या एक एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं और उसके साथ ही साथ उसके एक केंद्र पर भी, केंद्र देखिए एक ही होता है, तो केंद्र पर भी उसके अवयवी कण एक उपस्थित होते हैं। तो ऐसी एकक कोष्ठिका को हम क्या कहते हैं, ऐसी एकक कोष्ठिका को हम कहते हैं BCC यानी अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। इसके बाद हम लोग तीसरी एकक कोष्ठिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्र की एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें जालक बिंदु प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त फलकों पर एक एक फलकों पर होते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो भी एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, एकक कोष्ठिका के कुल 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं, 3 कोर और तीनों कोरों के बीच में कोण बनते हैं। तो ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें जालक बिंदु प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी होता है, तो ऐसी एकक कोष्ठिका को फलक केंद्र की एकक कोष्ठिका कहते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रत्येक कोने पर, ये प्रत्येक कोना है, यानी कोने पर आप देखेंगे तो कोने पर जालक बिंदु की संख्या कितनी है, 8। अब फलक जो है, फलक पर अवयवी कणों की संख्या 1 2 3 4, एक सामने वाला दूसरा पीछे वाला, तो टोटल फलक कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर कोने पर कितने कण हैं, 8 कण है और फलक पर कितने कण हैं, 6 कण है, तो टोटल 14 हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंत्य केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रीय एकक कोष्ठिका जिसको ECC बोलते हैं। ठीक है, ECC अंत्य केंद्रीय एकक कोष्ठिका ECC बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें प्रत्येक कोने पर
कोने पर एक एक जालक बिंदु होते हैं। प्रत्येक कोने पर एक एक जालक बिंदु होते हैं। देखिए प्रत्येक कोने पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित है। ऐसी एक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक फलक यानी किन्हीं दो विपरीत फलक ले लीजिए, सभी फलक पे नहीं, दो विपरीत पे। अगर आप दाएं का लेंगे तो बाएं का ऊपर का लेंगे, नीचे का आगे का लेंगे तो पीछे का। ठीक है, तो ऐसी एक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर भी एक एक जालक बिंदु पाए जाते हैं, तो ऐसी एक कोष्टिका क्या कहलाती है? ECC कहलाती है। जैसे देखिए ये या तो हो सकता है प्रत्येक कोने पर एक एक जालक बिंदु हो, या तो ऊपर या तो नीचे, ये फलक है तो दो फलकों में से कोई एक फलक पे हो, या दाएं या बाएं फलक पे हो, इधर देख लीजिए या इधर देख लीजिए, या ऊपर या नीचे हो जाए, तो ऐसे फलक पर जाए। तो यहाँ पर कोने पर अवयवी कणों की संख्या 8 और फलक पर कितने हैं? फलक पर बराबर कितने कण हैं? मात्र 2 हैं, क्योंकि ये तीनों डायग्राम अलग अलग डायरेक्शन में है, आपको समझने के लिए बनाया गया। तो यहाँ पर फलक पर कितने हैं? 2 हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रावेज जालक के बारे में। ब्रावेज जालक क्या होता है? ठीक है, ब्रावेज जालक के बारे में देखिए, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्रावेज। ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक ने बताया था कि कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं और 7 प्रकार के क्रिस्टल जालकों को अगर हमें बनाना है तो 4 प्रकार की एकक कोष्टिकाओं का उपयोग करना पड़ेगा। अब उन 4 प्रकार की एकक कोष्टिकाओं का उपयोग करके कुल 14 प्रकार की जो है हम क्या कर सकते हैं? त्रिविमी जालक निर्मित कर सकते हैं, और उन 14 प्रकार के त्रिविमी जालकों को ही क्या कहते हैं? ब्रावेज जालक कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? ब्रावेज जालक। तो फ्रांस के गणितज्ञ ब्रावेज ने सन 1838 में बताया कि 7 क्रिस्टल समुदायों का उनकी एकक कोष्टिका में कणों की व्यवस्था के आधार पर 7 क्रिस्टल समूह जो होते हैं उनकी एकक कोष्टिका में कणों की व्यवस्था के आधार पर 14 प्रकार के त्रिविम जालकों में बांटा जा सकता है। अभी जस्ट हमने बताया कि 7 प्रकार के जो क्रिस्टल जालक होते हैं, ठीक है, उनकी एकक कोष्टिका में कणों की व्यवस्था के आधार पर कुल हम 14 प्रकार के क्रिस्टल समुदायों में बांट सकते हैं, और इन 14 प्रकार के क्रिस्टल समुदायों को ही क्या कहते हैं? ब्रावेज जालक कहते हैं। इन्हें हम लोग ब्रावेज जालक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रिस्टल समुदाय लिख लिया है। क्रिस्टल समुदाय के त्रिविम जालक के प्रकार कौन से क्या हैं और संख्या। तो क्रिस्टल समुदाय घनी है, घनी में आद्य एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका और फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका, कुल 3 प्रकार की एकक कोष्टिका से घनी जो है क्रिस्टल जालक का निर्माण आप कर सकते हैं। अतः टोटल 3 एकक कोष्टिकाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मिला करके आप घनी क्रिस्टल जालक का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, द्विसमलंबास हो गया। द्विसमलंबास में SCC आद्य एकक कोष्टिका और अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका अर्थात 2। विषम लंबास में 4 प्रकार की एकक कोष्टिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। SCC आद्य एकक कोष्टिका, BCC अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका, FCC फलक केंद्र की और ECC अंत केंद्रीय की एकक कोष्टिका। षटकोणियों के लिए अगर आप षटकोणीय क्रिस्टल जालक का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको आद्य एकक कोष्टिका की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी संख्या हो गई 1। एक नताक्ष के लिए आपको आद्य एकक कोष्टिका और अंत केंद्रीय एकक कोष्टिका की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि 6वां त्रिसमनताक्ष है और 7वां जो है त्रिनताक्ष है। ठीक है, त्रिसमताक्ष में भी आपको SCC आद्य एकक कोष्टिका और त्रिनताक्ष में भी आपको SCC 1। तो इसके भी 1 और इसके 1 लेकर के टोटल हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। तो टोटल संख्या जोड़ने पर 3 2 5 4 9 9 1 10 10 4 14, कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल समूह बनते हैं और उन 14 प्रकार के क्रिस्टल समूहों को जो है ब्रावेज जालक कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है अवयवी कणों की सहभागिता के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है हम लोग एकक कोष्टिका के संकुलन क्षमता और उसके आयतन के बारे में, घनत्व के बारे में गणना करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।